कभी कभी बहुत छोटी छोटी आपकी कमेंट बड़े अंदर से रोचक भी बनाते हैं और हंसी भी आती है। ज्ञानेंद्र पाल सिंह है, और ज्ञानेंद्र पाल सिंह मेल ही होंगे, ये पूरा उसमें किन है। उन्होंने कमेंट लिखा, सर अभी ज्वाइन किया आपका बैच, लव यू सर। शायद ये प्यार पहली बार इतना किसी से हुआ है। तो कोई मेल जिसकी उम्र कहीं और लव यू बोलने की है, एक टीचर को अगर लव यू जब बोलता है तो लगता है कि मतलब चलो ठीक है, कि जो मेहनत आपके लिए की जाती है अगर उसका परिणाम आपको मिलता है, उसका एहसास आपको है, तो कहीं ना कहीं हमारे 12 घंटे की मेहनत करने के बाद यही आपकी बातें होती हैं जो हमारी एनर्जी लेवल को फिर से लेकर आती हैं, और कहीं से भी हम कमजोर नहीं पड़ते, फिर से उतनी ताकत होती है, फिर से उतनी मजबूती होती है कि हम अपना कार्य कर पाते हैं। चलिए ये अच्छी बात है, शुक्रिया इसके लिए। चलिए 26 जुलाई 2011 को उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार लागू किया गया। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा कि 26 जुलाई 2011 को उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार लागू किया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, मैंने आपको यह बताया था उत्तर प्रदेश को कितने मंडल हैं, याद आया समान परिचय में। जब उत्तर प्रदेश में मैंने मंडल की बात की थी तो मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। 18वां मंडल आपका अलीगढ़ का बनाया गया है। उसके बाद नगर निगम की बात हुई थी तो मैंने कहा था उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, और 17वां नगर निगम आपका शाहजहांपुर बना था। लेकिन उत्तर प्रदेश के कितने शिक्षा मंडलों में बांटा गया है, तो शिक्षा मंडलों की यदि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश 17 शिक्षा मंडलों में बांटा गया है। चलिए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए, अब मैं स्थिति की तरफ लेके चलता हूं कि उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शिक्षण संस्थान, क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शिक्षण संस्थान। अब यहां के क्वेश्चन को हमें देखना है फ्रेंड्स। अब देखिए यहां पर एक परिवर्तन मैंने इस बार किया, वैसे डीम्ड, देखिए ये आंकड़े पूछे नहीं जाएंगे, मैंने ये जानकारी के लिए पूछा है, ये आंकड़ा पूछा जाएगा क्योंकि इस आंकड़ों में लेकर के विवाद होता है। यूजीसी की साइट कुछ बताती है, सरकार की वेबसाइट कुछ बताती है, फिर इसमें संख्याएं घटती और बढ़ती रहती हैं, तो इसको लेकर के फिर समस्याएं होती रहती हैं। तो इसलिए आपको मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूं, पहले हम डीम्ड विश्वविद्यालय देखते हैं, निजी विश्वविद्यालय देखते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय देखते हैं और राज्य विश्वविद्यालय देखते हैं। वैसे अगर बात की जाए 1 जनवरी 2020 तक की स्थिति के आंकड़ों के अनुसार, तो हमारे साइड में बताया गया कि राज्य विश्वविद्यालय की संख्या 31 है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 6 है, निजी विश्वविद्यालय की संख्या 29 है। डीम्ड विश्वविद्यालय की जो लिस्ट आती है वो 8 विश्वविद्यालय हैं, लेकिन एक यूजीसी एक अपने विश्वविद्यालय को एक साइड पर और भी उसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देती है, इसलिए इसकी संख्या भी 9 मानी गई है। मैं आगे इसका विवाद बताऊंगा, लेकिन आप इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। न तो आपको ये याद रखने की आवश्यकता है और ना ही ये और ना ही ये, आपसे केवल यही पूछा जाएगा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, जानकारी के लिए जानिए कि निजी विश्वविद्यालय की संख्या 29, राज्य विश्वविद्यालय की संख्या 31 और डीम्ड विश्वविद्यालय की संख्या 9, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या आपकी 6 है। ये वैसे तो है 8, इसे 9 क्यों माना जाता है अभी आगे आपसे हम डिस्कस करेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगा। लेकिन जो आपका ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है ना, सारा सवाल यहीं से आएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उत्तर प्रदेश का कौन कितने विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ किस जिले में है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं, यही सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में। तो मैप के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूं, यहाँ बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बहुत डाउट्स भी होता है, उन डाउट्स को मैं क्लियर करने का प्रयास करता हूं। और यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कितना पूछा जाएगा, हर एक पॉइंट पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम यहां पर ना आए। चलिए फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ता हूं। अब यदि मैं आगे चलूं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, एक मैप में बनाऊंगा। आप मैपिंग का वर्क यदि करना चाहते हैं तो कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो कोशिश करिए कि काम कर लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, और नहीं तो आपको नोट्स तो पूरा मिल ही जाता है। अच्छा देखिए,
एक काम आप लोगों ने कई लोगों ने मुझे इस बात के लिए मैसेज किया कि सर जितनी भी चीज़ें हैं अगर थोड़ा सा हम लोग को फिगर देखने को मिल जाए तो चीज़ें और अच्छी याद होंगी। तो अभी पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आज टीम से बात करूँ क्योंकि वर्क ऑलरेडी मेरे कई क्लासेस कितने ज़्यादा रहते हैं कि थोड़ा सा नहीं टाइम मिल पाता, लेकिन फिर भी मैं आज बात करता हूँ कि अगर पॉसिबल हो पाया और कम से कम डॉक्यूमेंट्स में जो आपके पास मैटर जाए वहाँ तो नहीं करूँ, क्लास में मैं आपको कुछ फिगर दिखाने का प्रयास करूँ ताकि चीज़ें समझ में आपको आए। देखिए भाई, हाँ, डीम्ड यूनिवर्सिटी का कोई अपनी स्पष्ट परिभाषा नहीं है और ये यूजीसी इसका निर्धारण करती है कि किस किस पैरामीटर्स के आधार पर कि कितनी उसकी मान्यता होनी चाहिए, कितने बच्चों की संख्या होनी चाहिए, उसकी उपलब्धि क्या होनी चाहिए। इसका स्पष्ट किसी वेबसाइट में इसका डिफिनेशन नहीं दिया गया है। बस इतना कहा गया है कि जिस तरीके से कहा जाता है आधारभूत ढांचे की परिभाषा को कौन वर्णित करता है? न्यायपालिका। लेकिन आधारभूत ढांचा क्या है? तो न्यायपालिका कहती है हम समय समय पर बताएंगे कि आधारभूत ढांचा क्या है। उसी तरीके से फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि यूजीसी और डीम्ड विश्वविद्यालय की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। यूजीसी अपने पैरामीटर्स के आधार पर उसका कुछ आधार है, उस आधार पर वह डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देती है। तो कोई स्पष्ट परिभाषा इसकी है नहीं, इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकता। बस इतना कह सकता हूं कि डीम्ड विश्वविद्यालय अपने पैरामीटर्स के आधार पर जितने भी यूजीसी हैं, यूजीसी अपने पैरामीटर्स के आधार पर उसको देने का प्रयास करती है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। उसके कुछ मतलब गुणवत्ता के हिसाब से होते हैं कि कितने संस्थानों की होनी चाहिए, उनकी रिपोर्टों में स्थिति क्या होनी चाहिए और उनका आगे का जो परफॉर्मेंस होता है उन सब के आधार पर यूजीसी ऐसा दर्जा देती है। तो दर्जा देने का काम वही करती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अपनी कोई परिभाषा नहीं है, बस यह है कि जो काफ़ी दिनों से अच्छे शिक्षण संस्थानों के रूप में काम कर रही है, लगातार सरकार से उसकी सिफारिश होती है तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। सेंट्रल से टच होता है, उसके लिए सुविधाएं बढ़ती हैं, उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। यही सब मामले उसमें होते हैं। चलिए, रोहित यादव, ठीक, आप जुड़ चुके हैं, बिल्कुल सही जुड़े हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यदि मैं 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं ताकि दिक्कत ना आए आपको। उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। कितने? 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। जहां जहां आपको आपके कोर्स में मैप की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे लगेगा मैप से समझाना बेहतर होगा, वहां मैप पे समझाऊंगा। जहां जरूरत होगी पीडीएफ से, वहां पीडीएफ से समझाएंगे। अगर 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात की जाए तो एक आपका यहां पर है, नाम आप बताइएगा, नंबरिंग मैं करूंगा, नाम आप बताएंगे और मैं लिखूंगा नहीं क्या है। दूसरा आपका यहां पर है, तीसरा आपका यहां पर है, चौथा आपका यहां पर है और अगर पांचवें की बात की जाए तो पांचवा आपका यहां पर है, पांचवा आपका यहां पर है और छठे की बात करूं तो छठा आपका यहां पर है। अब बताना आपका काम है कि कौन कौन सा स्थान कहां पर है। अगर आप सोच पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। 3 तो एकदम सही लोकेट कर लिए होंगे आप कि 3 कौन कौन सा है। अरे ये भैया कौन है आपका? ये है आपका प्रयागराज। क्या है? ये है आपका प्रयागराज। ये क्या है? ये है आपका वाराणसी। क्या है? ये है आपका वाराणसी। और ये क्या है आपका? ये है आपका झांसी। याद आया? ये है आपका झांसी और ये है आपका लखनऊ। क्या है? ये है आपका लखनऊ और ये है आपका रायबरेली। रायबरेली और ये है आपका अलीगढ़। क्या है? अलीगढ़। ये 6 विश्वविद्यालय एकदम आपके जुबान पे होनी चाहिए। केवल जिला जान लेने से काम चल जाएगा कि इसके बारे में गहराई से समझना भी चाहिए? नहीं, इसके बारे में गहराई से आपको समझना भी है और जानना भी है कि कौन सा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई और किसका किसकी तिथि जानना है, किसका नहीं जानना है, ये मैं आपको बताऊंगा। और किसके बारे में क्या जानना है वो सब डिस्कशन करूंगा और किसके कौन संस्थापक हैं वो भी मैं डिस्कस आपसे करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं इलाहाबाद की बात करूंगा। यदि इलाहाबाद की बात करूं फ्रेंड्स तो ध्यान रखिएगा, तो एक कलर में चेंज करता हूं ताकि आपको दिखाई दे। अगर मैं प्रयागराज विश्वविद्यालय की बात करूं फ्रेंड्स, यहां मैं 3 बातें लिखना चाहूंगा। 3 बातें लिखना चाहूंगा प्रयागराज विश्वविद्यालय के बारे में। क्या क्या? पहला कि प्रयागराज विश्वविद्यालय मतलब कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसका विश्वविद्यालय इलाहाबादी कहा जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई। ये क्या है? ये आपकी स्थापना की तिथि है और किसके द्वारा हुई? विलियम गयूर के द्वारा। ये सवाल पूछा गया एक बार, बहुत सारे लोग गलत करके आए। विलियम गयूर के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक, और कब की गई? 1887 में। इसके बारे में कोई खास बात?
सबसे खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ये सबसे मुख्य बात इसमें है, ये बात आपको जाननी है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपका प्रयागराज विश्वविद्यालय मतलब कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ये प्रयागराज की बात हो गई। उसके बाद मैं आपको ले चलना चाहूँगा अलीगढ़ के बारे में। देखिए अलीगढ़ ऊपर लिखा हुआ है लेकिन इसके बारे में मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, समझते चलिएगा आप। यदि अलीगढ़ विश्वविद्यालय की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1920 में हुई। इसकी स्थापना 1920 में हुई। लेकिन एक बात फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना तो की गई, लेकिन एक बात आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है। क्या ध्यान ये रखना है कि इसकी स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना की है सर सैयद अहमद खान ने। किसने की है? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान आपको पता है ये कांग्रेस के भी विरोधी रहे और अंग्रेजों के ये बहुत प्रतिद्वंदी रहे, उनके खिलाफ हमेशा हिंसा में उसके विरोध में खड़े रहे। लेकिन सबसे एक मुख्य बात है, यहाँ दो कंफ्यूजन है। सर सैयद अहमद को जब मैं पढ़ाता हूँ उनकी एक वाकया मैं अपने स्टूडेंट्स को बरूर सुनाता हूँ, वह स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है। मुझे खुद उनकी इस अदा ने बहुत मोटिवेट किया और मैं इसके माध्यम से यही जिंदगी में सीख पाया कि जिंदगी में जो लक्ष्य निर्धारित कर लो ना, उसके लिए किस हद तक जाना पड़े उस हद तक चले जाओ। ये मत सोचो यार कि ये मेरे ईगो को हर्ट करा, नहीं, उसमें ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। आपका लक्ष्य आपके नजरों के सामने होना चाहिए और उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए जिस जगह जिस तरीके से झुकना पड़ जाए झुको, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचो। शायद यही किया था सर सैयद अहमद खान ने। आपको पता होना चाहिए, एक इसका बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। सच बताऊं तो आपको अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अगर अलीगढ़ विश्वविद्यालय की बात की जाए तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वह 1920 में नहीं हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, लेकिन जब 1875 में इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसका नाम था फ्रेंड्स, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई और इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। तो आखिर ये क्यों कहा जाता है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई और इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद इसके पहले तो इनका देहांत हो चुका था सर सैयद अहमद खान का, ये तब तो थे ही नहीं। फिर भी ऐसा क्यों कहा जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई? एक्चुअली मामला क्या था कि 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की। आगे चलकर उसका नाम 1920 में बदलकर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया और ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो आपका है 1920 में इसका नाम आया। इसीलिए हम कहते हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 में हुई और इसके संस्थापक कौन थे? और इसके संस्थापक आपके सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। और यहीं पर एक बहुत बढ़िया सवाल आपके एग्जाम में बनता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो जो मैं आपको वाकया बताना चाह रहा था आपको, वो आप जानना चाह रहे हो कौन सी बात थी सर? वो ध्यान दीजिएगा, जब 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना ये कर रहे थे, उस समय तो आपको पता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उस समय वही आपका धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा था। उस समय दौर था स्वामी विवेकानंद जी का, दयानंद सरस्वती जी का, राजा राम मोहन राय का, रामकृष्ण परमहंस का दौर चल रहा था। भारत में बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा था, बहुत सारे शिक्षण संस्थानों की स्थापना हो रही थी। भारत में शिक्षा का विकास धीरे धीरे होना शुरू किया था और एक तरफ हम भारत के लोग आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसी समय सर सैयद अहमद खान ये चाहते थे कि किसी भी कंडीशन में एक ऐसे शिक्षण संस्थान की स्थापना की जा सके जिसमें भारतीय जनता को जागरूक किया जा सके और लोग पढ़ सकें। जब हमारी नस्लें पढ़ेंगी तभी जाकर हम बेहतर भविष्य में कुछ कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, इसी कॉलेज की स्थापना करने के लिए वह कुछ दक्षिण भारत की तरफ, कुछ निजामों की तरफ गए और उसके लिए वो चंदा मांग रहे थे कि मुझे कुछ चंदा दिया जाए, मैं आने वाली नस्लों के लिए एक शिक्षण संस्थान बनाना चाहता हूं जिसमें आने वाली नस्लें आकर पढ़ पाएं और अपने भविष्य को निर्धारण कर पाएं और अपने आप को जागरूक बना पाएं। तो जब उस निजाम के पास पहुंचे तो वहां पर नाच गाना हो रहा था और नाच गाना हो रहा था, वहां बहुत सारी तवाइफें भी थीं और उसी तवाइफे के बीच में उस निजाम ने सर सैयद अहमद खान से क्या कहा कि सर सैयद अहमद खान से कहा
कि अगर आपको पैसा ही चाहिए तो लो पहनो और घुंघरू, और बहनों अपने पैर में बांधो और इन्हीं तवाइफों की तरह आप भी घुंघरू पहन के नाचो। अगर आप नाचते हैं तो आपको पैसा दिया जाएगा। शायद हम और आप होते तो पलट कर वापस आ जाते। क्यों? क्योंकि हम अपने ईगो से समझौता नहीं करते। हम तो इतने ईगो वाले होते हैं, हम अपने लक्ष्य के लिए क्लास में बगल वाले से बोले गए एक शब्द भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते और क्लास छोड़ के चले जाते हैं, भले ही हमारा करियर हमारे दांव पे लग जाए। हम तो इतने ईगो वाले हैं। इसी ईगो को कम करना है फ्रेंड्स। नहीं, हमें अपने लक्ष्य को देखना है। सर सैयद अहमद की बात को देखिए, उनके किरदार को देखिए और फिर सोचिए कि वाकई यही होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण, तब जाके लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सर सैयद अहमद खान ने निजाम से कहा कि लाइए साहब, मुझे दीजिए घुंघरू, मैं पहनूंगा अपने पैरों में और तवाइफ की तरह आपके सामने खड़ा होकर नाचूंगा, लेकिन दीजिए मुझे चंदा, क्योंकि मुझे अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। एक ऐसे शिक्षण संस्थान की स्थापना करनी है जो भविष्य में आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के लोगों को क्या करेगा, शिक्षा प्रदान करेगा। और उन्हें पहना अपने पैर में घुंघरू और बनकर तवाइफ नाचा, लेकिन पैसा उनसे लिया निजाम से। और अंत में 1875 में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई और आज उसी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से न जाने विभिन्न धर्मों के लिए, बाद में अल्पसंख्यक के रूप में हुआ, मुस्लिम लोगों को 50% हमारा रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन आज भी उस यूनिवर्सिटी से न जाने कितने इंजीनियर, न जाने कितने डॉक्टर, न जाने कितने आईएएस पीसीएस पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैले हुए हैं। तो तब जाकर उन्होंने वो लक्ष्य को प्राप्ति की। अगर उस दिन शायद उन्होंने अपना हौसला कमजोर कर लिया होता, अपने ईगो को ले लिया होता, तो आज शायद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना न हो पाई होती। तो ये कहानी मैं हर बार अपने बच्चों को सुनाता हूं और इसीलिए सुनाता हूं कि जिंदगी में एक बात याद रखना, जो लक्ष्य चुन लिया है ना, चाहे पड़ोसी से झुकना पड़े, चाहे दोस्तों के सामने झुकना पड़े, चाहे किसी भी जगह किस हद तक गिरना पड़े, गिरो, लेकिन लक्ष्य को छोड़ना नहीं, लक्ष्य तक आपको पहुंचना है। क्लियर? तो आगे चलते हैं, बस आपके लिए इतना काफी था। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। तो मेन मुद्दे पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपको दो बता दिया, एक प्रयागराज के बारे में, एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में। दो चीजें याद हो गई कि प्रयागराज विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1887 में। इसके संस्थापक कौन थे? विलियम गयूर थे। ये कैसा विश्वविद्यालय था? ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। अभी एक बात और बताऊंगा, लेकिन रुक के पहले मैं बनारस चलता हूं। यदि बनारस की बात की जाए तो वाराणसी में एक विश्वविद्यालय बनाया गया जिसका नाम दिया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्या नाम दिया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को आप लोग बीएचयू के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1916 में हुई। और इसके संस्थापक कौन रहे? मदन मोहन मालवीय रहे। कौन रहे? इसके संस्थापक आपके मदन मोहन मालवीय रहे। तो ध्यान रखिएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है यह आपका वाराणसी में है। इसकी स्थापना 1916 में हुई और इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय रहे। और सबसे मुख्य बात, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन है? तो आपका आंसर अब प्रयागराज नहीं होगा, अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिला, तो यह आपका सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। क्या है? सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। ये बात भी फ्रेंड्स आपको याद रखनी है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तब आप कहेंगे सर अभी आपने पुराने की बात इलाहाबाद में किया था। मैंने कहा किया था भाई? मैंने तो ये कहा था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। मैंने ये नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। तो ध्यान क्या रखना है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1887 में हुई, जिसके संस्थापक विलियम गयूर थे। लेकिन उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1916 में हुई, जिसके संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय जी हैं। अब आपके मन में सवाल आया है कि सर आखिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 2005 में मुरली मनोहर जोशी के प्रयासों के बाद जाकर दिया गया 2005 में, जबकि इसकी स्थापना हो गई थी 1887 में ही। तो इस प्रकार से मैंने 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आपसे डिस्कस कर दिया। अब जो 3 और बचे हैं वह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आप जान लीजिए लखनऊ में है जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। जो लखनऊ में विश्वविद्यालय है इसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। इसके बारे में कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, जो 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आपको पीडीएफ में बता दूंगा। उसके अलावा झांसी का इंपॉर्टेंट है क्योंकि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, ध्यान रखिएगा, जिसकी स्थापना 2014 में हुई। रानी लक्ष्मीबाई
रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 2014 में हुई। और ये इंपॉर्टेंट किस लिए है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश में केवल एक ही केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, एक ही सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि झांसी में है और इसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 2014 में हुई। उसके बाद अभी आपका क्या बचा है, रायबरेली कहीं बचा होगा, ये रायबरेली बचा है। और रायबरेली में आपको पता है फ्रेंड्स, यहां पर राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय बनाया गया ये 2013 के अधिनियम के तहत। अब आपके मन का सवाल होगा कि सर जब आपने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात तो आपने कहा इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। जब आपने बताया इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात तो आपने कहा कि इसके संस्थापक आपके विलियम गयूर थे। जब आपने कहा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो आपने कहा कि इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। लेकिन जब आपने राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की बात की, जब आपने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की बात की, जब आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लखनऊ विश्वविद्यालय की बात की तो आपने इनके संस्थापक का नाम नहीं बताया। ये किसी व्यक्ति के द्वारा इसकी स्थापना नहीं की गई है, बल्कि ये सरकार के द्वारा अधिनियमों के माध्यम से इसकी स्थापना की गई, इसलिए किसी व्यक्ति को इसको संस्थापक नहीं माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के क्या तैयार हुआ आपका, अब एक बार मैं क्विक रिवीजन करता हूं, फिर पीडीएफ के माध्यम से इसे दिखाकर एकदम क्लियर करता हूं। पहला पॉइंट, जितने प्रश्न बनेंगे सारे प्रश्नों का मैं डिस्कशन करते हुए, सारे कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अब ध्यान रखिएगा, आपको यहां 3 बातें याद रखनी है। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय, पहला सवाल, सबसे ऊपर वाले चलते फिर तोड़ते हुए नीचे तक पहुंचेंगे, शाखा पे चलते हैं पहले। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां है, तो पहले जिला याद कर लीजिए। एक लखनऊ में है, एक अलीगढ़ में है, एक बनारस में है, एक झांसी में है, एक इलाहाबाद में है, एक रायबरेली में है। और इलाहाबाद के बारे में जानते हैं, इलाहाबाद का विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, 1887। सन याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, सवाल पूछा जाएगा। और यह उत्तर प्रदेश का कैसा विश्वविद्यालय है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसके संस्थापक कौन थे, पूछा गया, बिल्कुल पूछा गया, सब गलत करके आए थे, विलियम गयूर थे। और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, 2005 में दिया गया है। और दूसरी बात, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई। इसके संस्थापक कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे। इसके संबंध में कोई खास बात, यही सबसे खास बात है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है, क्योंकि जब मदन मोहन मालवीय के प्रयासों के बाद इसकी स्थापना की गई तो उसी वर्ष इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी दे दिया गया, इसलिए यह सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, 1920 में हुई। कब हुई, 1920 में हुई। और इसका पूर्व नाम क्या था, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, जिसका नाम बदल के 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किया गया। इसलिए इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान ही माने जाते हैं। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 1920 के दरमियान ही दिया गया। उसके बाद यदि बात की जाए फ्रेंड्स नेक्स्ट विश्वविद्यालयों की, तो मैंने कहा रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि झांसी में है, जिसकी स्थापना 2014 में हुई। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आंसर देना होगा झांसी। उत्तर प्रदेश में किस जिले में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है, तो इसका उत्तर होगा झांसी। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेते हैं तो आप लोग समझते हैं रानी लक्ष्मीबाई यहीं जन्म हुआ था क्या, झांसी में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई को उत्तर प्रदेश से 3 प्रश्न बनते हैं। 23 सितंबर, हाँ, कमला पटेल जी क्वेश्चन करें, सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो दिवस जिस दिन स्थापना हुई होगी उसी दिन मनाया जाएगा। 23 सितंबर को स्थापना हुई थी। ये मैं अपनी तरफ से अपनी जानकारी के हिसाब से बता रहा हूं, मैं तो वहां का दिवस के बारे में, क्योंकि 23 सितंबर 1887 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अब इसके आगे यदि हम चले तो मैंने आपसे कहा कि हम लोग कहां चले थे, रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई पे 4 बातें याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस के गोलघर में हुआ, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की कर्मस्थली आपकी झांसी रही, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि स्थल है वह ग्वालियर में है।
आपको पता है कि 1858 के समय जब उन्होंने अपना अंतिम युद्ध हीरोज से लड़ा था, हीरोज ने जब रानी लक्ष्मीबाई को उनके साथ लड़ते हुए वो वीरगति प्राप्त की, तो हीरोज का जो कथन है आपके इतिहास में पूछा जाने वाला सवाल है, हिंदुस्तान क्रांतिकारियों में सोई हुआ अकेली मर्द कौन है, ये रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में हीरोज ने कहा था और हीरोज के साथ ही उन्होंने अपना अंतिम युद्ध लड़ा था। होता क्या है, जब किसी पहलवान से लड़ते लड़ते हम अंतो गोत्वा जीत तो जाते हैं, लेकिन माथे का पसीना ऐसे पूछते हुए कहते हैं कुछ भी हो बंदे में दम था, तब हम कह उठते हैं कि वाकई दमदार प्रतिस्पर्धी था। उसी तरीके से रानी लक्ष्मीबाई हीरोज से हारी तो जरूर, उनको वीरगति तो जरूर प्राप्त हुई, उनकी मृत्यु युद्ध के दौरान हुई, लेकिन उनके छक्के छोड़ा दिए थे हीरोज के रानी लक्ष्मीबाई ने। इसीलिए हीरोज ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों में सोई हुई है महिला अकेली मर्द है। उनके संबंध में ये कथन एग्जाम में पूछा जाता है, तो यूपी स्पेशल में इन सारी बातों को भी ध्यान रखिएगा। तो इनका समाधि स्थल आपका ग्वालियर में है, इनकी कर्मस्थली आपकी झांसी में है, लेकिन इनका जन्म बनारस के गोलघर में है। परेशान मत होइएगा, एक पूरा टॉपिक पढ़ाता हूं मैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित व्यक्ति और जिले। तो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है जिनका जन्म हुआ है, वहां पे अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह और टोडरमल, उसके बाद निजामुद्दीन औलिया और मेजर ध्यानचंद, मदन मोहन मालवीय और मुंशी प्रेमचंद, जितने भी लोग हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनका डिस्कशन हम लोग वहां मैप के माध्यम से करेंगे, तो हम मैं पढ़ाऊंगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा आप। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने क्या बताया, राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ये आपके रायबरेली में है। 2013 में एक अधिनियम लाया गया, उसके तहत जब कांग्रेस की सरकार थी तब इसकी स्थापना की गई थी। और मैंने आपको बताया कौन, लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय एक है, वो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यही 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्लियर? अनूप कुमार मौर्य जी, पीडीएफ मिल गया है, बच्चों ने पहले ही मैसेज कर दिया, आप देख नहीं पाए होंगे, बगल में एक स्टडी मटेरियल लिखा होगा, वहां क्लिक करिए। पीडीएफ आपको उत्तर प्रदेश के समान परिचय और मुख्यालय का मिल गया है। बचे हुए शेष आज आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जो नहीं पढ़ा है उसको भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप पढ़ते रहिए, बाकी मैं पढ़ाता रहूंगा मैप के माध्यम से, ठीक, परेशान मत होइएगा। चलिए, अब इसको जो स्क्रीनशॉट तो आप ले नहीं सकते हैं, लेकिन यदि आप इसको बना लिए हैं कहीं करके, बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं है, वो भी मेहनत आप नहीं करना चाहते तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो भी मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से दिखाता हूं। चलिए, ये बात आपको क्लियर। केंद्रीय विश्वविद्यालय की यदि बात की जाए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, स्थापना 23 सितंबर 1887 हो गया। संस्थापक विलियम गयोर, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 14 जुलाई 2005 को मिला। सारी बातें एक जगह आ गई। ये पीडीएफ है, चाहता तो ये पहले भी मिला दिखा देता, लेकिन ये देखते तो ऐसे याद नहीं होता। अब आपको पूरा का पूरा याद हो चुका होगा, पूरा नेक्स्ट के साथ वह दिख रहा होगा। सर वीडियो डेली अपलोड नहीं होता, पढ़ाने के बाद अपलोड होता है फ्रेंड्स, और कोशिश मैं करूंगा, क्योंकि अभी तक तो आज ही पहले दिन ऐप पे क्लास चल रही है, अभी तक पब्लिक क्लासेस थी, इसलिए कल मैंने पहले दिन का अपलोड करा दिया था, और आगे की भी आपके हम पीडीएफ अपलोड करा देंगे। सर पूरा मैटर मिलेगा या लेक्चर का पीडीएफ मिलेगा? देखिए, जो हम पढ़ाते हैं वही हमारा पीडीएफ मिलता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़िए, कोई मतलब नहीं है, उसके अलावा भी आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, देव कौशिक जी चलना कैसे है ये मैं तय करूंगा, ये आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है किस जगह मुझे ठहरना है, कुछ जगह मुझे भागना है। जहां मुझे निकलना रहेगा वहां बहुत तेजी से निकल जाऊंगा मैं, और जहां मुझे रुकना होगा, क्योंकि मुझे पता है कौन सा क्रिटिकल टॉपिक है और कौन सा टॉपिक इजी है। देव कौशिक भाई मेरे कह रहे हैं कि सर प्लीज थोड़ा फास्ट चलो, वैसे भी मैं फास्ट ही चलता हूं, और जहां मुझे आवश्यकता पड़ेगी वहां मैं बिल्कुल फास्ट चलूंगा। तो इंडिविजुअल क्लास है, पहली बार मौका मिला है आपको भरपूर समय के साथ पढ़ने के लिए, तो अच्छे से पढ़ के जाइए। और आप पढ़ने के लिए कहेंगे तो यूपी स्पेशल का एक हुनर मुझे ऐसे भी आता है कि 3 घंटे में पूरी यूपी स्पेशल समाप्त कर सकता हूं मैं, और मुजबानी समाप्त कर दूंगा मैं, और आप कह भी देंगे मैंने खत्म कर दिया तो इससे लॉस हो जाएगा आपका। तो मौका मिला है, इतना समय बहुत सारा जाया करते रहते हैं, कसम गहराई से पढ़ने का मौका मिला है, पढ़ लीजिए एक बार, बाकी जल्दी कहेंगे तो हम थोड़ा फास्ट कर देंगे। क्लियर देव कौशिक जी? आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1916 में हुई। संस्थापक इसके मदन मोहन मालवीय हैं, और उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय 1 अप्रैल 1916 को हुआ। सर सुंदरलाल इसके पहले कुलपति बने थे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, सर सुंदरलाल इसके पहले कुलपति बने थे, और इसका शिलान्यास किसने किया था, इसका भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसका भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था इसका शिलान्यास का पहला प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कोई बात नहीं कौशिक जी, एक्चुअली होता क्या भैया ना, कई बार हम लोग समझ नहीं पाते ना, कि जैसे आपने शुरुआत में देखा बहुत तेजी कुछ टॉपिक बता रहे थे, वो मेला था, आसान टॉपिक था। यहाँ कॉन्सेप्ट है, ये भी समझना है कब स्थापना हुई,
स्थापना पहले हुई तो बाद में क्यों नाम आ रहा है, बाद में हुआ तो पहले वाला क्यों जोड़ा जा रहा है। तो जहां कॉन्सेप्ट का मामला रहेगा तो वहां हम ठहर जाएंगे, जहां मामला फैक्ट का एकदम रहेगा वहां हम बढ़ जाएंगे, वहां कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडिविजुअल में तो एक फायदा है आपको मॉड्यूल में, समय की बाध्यता नहीं है। वैसे भी आप मुझे एडमिशन लेकर जब क्लास में मिलते हैं वहां 12 घंटे में पढ़ा दिया जाता है यूपी स्पेशल, और 12 घंटे में खत्म कर देते हैं, वही पढ़ के जाना होता है। तो वैसे भी हम लोग कितना समय जाया करते हैं, मौका मिला तो गहराई से पढ़ के जाओ। इस बार आपको तो दबाव हम लोग को होना चाहिए ना, हम जितना ज्यादा पढ़ाएंगे संस्थान को दबाव होगा, संस्थान को मुझे पेड करना पड़ेगा, चर्चा करना पड़ेगा, वो तो आपको मौका मिले। ये तो कमेंट आना नहीं चाहिए फास्ट चलो, फास्ट जब कहेंगे मैं चल दूंगा, लेकिन लॉस कहीं ना आपका ना हो जाए, इस डर की वजह से मैं आराम से चल रहा हूं। चलिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से की थी और 1920 में इसका नाम बदल के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया और 1920 में ही केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। क्या बना? 1920 में ही यह केंद्रीय विश्वविद्यालय